हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज का सेशन हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए इस पेन को बनाने में 10 किलो कोयला लगा। 10 किलो कोयला लगा मतलब कि जलवायु में कार्बन गई, कार्बन का उत्सर्जन हुआ। अब मान लीजिए कोई ऐसी प्रौद्योगिकी आ जाए जहां से 5 किलो ही कोयला लगे, 1 किलो ही कोयला लगे या उससे भी कम कोयला लगे। या फिर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कोई हम जो अभी वहां पे कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे इसे बनाने में, हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा या तो कम होगा। अगर हम ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोयला कम लगता है तब तो कम होगा। तो यह भी अपने आप में तुलनात्मक रूप से तो बेहतर है। तो अब आप ये बताइए कि कुछ उत्पाद अगर ऐसे बने जहां पर कार्बन ज्यादा लग रहा है और कुछ उत्पाद ऐसे बने जहां पे कम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है या तो लगभग ना के बराबर हो रहा है, तो किस उत्पाद का चयन आप करना चाहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आप ऐसे उत्पाद का चयन करेंगे जहां पे कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा हो जिसके बनने में। तो ऐसे में जो कार्बन ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है उसे हतोत्साहित किया जाए, और इसी हतोत्साहित करने के क्रम में जो ईयू है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, उसने क्या किया है कि अपने सदस्य देशों के बीच में यह तय किया है कि अब हम बाहर से कोई भी चीज आयात अगर करेगा, कोई वहां व्यापार करना चाहता है, बाहर से कोई चीज आती है वहां पे ईयू सदस्य देशों के बीच में, तो उस पे ईयू टैक्स लगाएगा। एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा का टैक्स लगेगा एक खास समय से 2026 से। तो ये टैक्स वसूलेगा पूरी दुनिया से, जहां से भी सामान आएगा वहां पे ईयू में। भारत से आएगा तो भारत से भी टैक्स वसूलेगा उन सामानों को लेकर के। वे सामान फिक्स हैं जहां जो कार्बन गहन वाले सामान है, जहां पे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है उसके बनाने में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सेशन यही है कि यूरोपियन संघ अब दुनिया भर से लेगा टैक्स। तो इस बात को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। उसके लिए खबर देख लेते हैं, व्हाट इज द ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यही बात है। दरअसल जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, उसने एक CBAM ये मैकेनिज्म शुरू किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसी से जुड़ी हुई पूरी की पूरी खबर है जिसको हम विस्तार से जानेंगे इन बिंदुओं के माध्यम से। पहले हम देखेंगे कि यह चर्चा में CBAM क्यों है, अभी ही क्यों है। उसके बाद हम इस CBAM यानी कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, जिसे हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से, किन लक्ष्यों के साथ, किन उद्देश्यों के साथ यह कार्य करेगा और किस प्रकार से यह अपने आप को आगे बढ़ाएगा। ग्रीन डील के बारे में जान लेंगे और CBAM से उसका क्या हिस्सा है, क्या संबंध है, वो समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। महत्व का अंदाजा आपको लग गया होगा, जो मैंने शुरुआत में आपसे बताया था। भारत, या तो कहें भारत के अलावा दुनिया भर के जो देश हैं ईयू के बाहर के, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत द्वारा क्या कदम जो है उठाए जा सकते हैं, ना सिर्फ भारत के द्वारा, अन्य जो देश हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं नकारात्मक रूप से, वे क्या कदम उठा सकते हैं, इसके माध्यम से समझेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा और मजबूत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों देखते हैं। दरअसल 10 मई 2023 को जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसके जो सदस्य देश हैं उन्होंने सहमति की, सहमति बनाते हुए हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर में उन्होंने यह बात कही, यानी कि सहमति में उन्होंने यह बात कही कि हम ऐसा करेंगे कि 1 जनवरी 2026 से कुछ ऐसे उत्पाद हैं, सेलेक्टेड क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के उत्पाद जहां पे बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको बनाने में उन पर जो हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर के जो देश हैं, बाहर से वहां पे कोई भी सामान अगर मंगाया जाता है तो उन पर टैक्स लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टैक्स कितना उन्होंने बनाया, 25 से 30% का टैक्स लग सकता है। डिपेंड करता है कि कितना कार्बन उत्सर्जन मार्केट में आने के दौरान, कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ उसके मेकिंग में। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो गैर हरित या पर्यावरणीय रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकी है, उसकी वजह से जो उत्पाद बनते हैं उन पे ही टैक्स बनेगा, यानी कि उसी वजह से ही तो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन का, या तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पे आखिर यह कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM क्यों लाया गया, इसको समझ लेते हैं। शुरुआत की बात एकदम कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ऐसी स्थिति में
जरूरी हो जाता है कि लाया ही जाए, जिससे रोक लगे, इस तरह की वस्तुएं ना बने। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, उसको विस्तार से समझते हैं। जैसे कि एक तो ये है 2050 तक कार्बन तटस्थ बनना चाहता है कौन? पहला ऐसा महाद्वीप बनना चाहता है यूरोप, कार्बन तटस्थ महाद्वीप बनना चाहता है। इसका मतलब क्या है? कार्बन तटस्थ महाद्वीप बनने का सीधा मतलब यह है कि वह चाहता है कि उस महाद्वीप के अंदर जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उतना ही हम वहां के वायुमंडल से कार्बन को हटा सकें। यानी कि एक तरह से जो हम बात कहते हैं कि वायुमंडल में जितना कार्बन गया उतना ही हम सिंक कर सकें, यानी कि वायुमंडल से हटा सकें, चाहे हम पेड़ लगा सकें या तो नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकें, या तो हम जो बात कर रहे थे ग्रीन हाइड्रोजन, सौर एनर्जी, इसी तरह से पवन ऊर्जा, इनका इस्तेमाल कर सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका लक्ष्य जो है वह बहुत बड़ा है, तो इसके लिए कदम भी उठाने होंगे। वहां पे भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही काम किए जा रहे हैं। जैसे कि तय कर दिया गया है बहुत सारी कंपनियों के लिए, उनके उत्पादों के लिए, कि भाई आपका जो कारखाना है आपके यहाँ से इससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे जो ये लाया गया, दुनिया भर के जो अन्य देश हैं जैसे वो तो अपने आप में कर रहे हैं सुधार, लेकिन इसका लक्ष्य इन्होंने और बड़ा कर लिया कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब बाहर के जो दुनिया भर के देश हैं हमारे संगठन के बाहर के, वो भी कुछ बेहतर कर सकें, वो भी इसमें सहयोग कर सकें कि जलवायु परिवर्तन ना हो, वो भी उस तरफ बढ़ सकें, नई प्रौद्योगिकी की तरफ, जहां पे कार्बन उत्सर्जन उतना नहीं होता है किसी उत्पाद को बनाने में। साथ में यहां पे देखिए उनका एक और लक्ष्य है कि फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। एक इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो चाहता है कि 1990 में जितना कार्बन उत्सर्जन होता था उसकी तुलना में 2030 तक 55% कार्बन उत्सर्जन कम हो। कितना? 55% का कार्बन उत्सर्जन कम हो। पेरिस जलवायु समझौते के तहत तो 40% के आसपास लक्ष्य था, लेकिन बाद में यह लक्ष्य बढ़ा लिया गया, ग्रीन डील हुई, उस ग्रीन डील के तहत बढ़ा लिया गया। तो आपसे कोई पूछे ग्रीन डील क्या है तो आपको मोटा मोटा पता रहेगा। दो बातें ग्रीन डील में, एक तो ये हो गया कि जो जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनने की बात का एक लक्ष्य रखा गया है, उसके साथ ही फिट फॉर 55 इन 2030। बात वही है कि हमने आधार बनाया 1990 को, उस पर उस समय जितना कार्बन उत्सर्जन होता था उसका हम कितना करेंगे? 55% कम कर देंगे 2030 तक में। कैसे करेंगे? नई सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह जो लाया गया सीबीएम, मैंने क्या बताया, दुनिया भर के देशों को प्रोत्साहित किया जा सके और ऐसे लोग जो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करके उत्पाद बना रहे हैं उनको हतोत्साहित भी किया जा सके। यानी कि कार्बन गहन जो आयात होगा उसको हतोत्साहित करना है, यानी कि कार्बन जो है कम से कम वातावरण में जा सके। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने टैक्स लगाया है। व्यापार में जो व्यापारी है वह अपना मुनाफा ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, तो वो ये टैक्स देने से बचेगा और उस टैक्स को देने से बचने के लिए नई प्रौद्योगिकी की तरफ वो बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आगे देखिए कि क्या होगा। दरअसल ये सीबीएम लागू कब से होगा? तो मुख्य रूप से 1 जनवरी 2026 से इसके द्वारा टैक्स लिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी अक्टूबर 2023 से जो भी इसमें उत्पाद शामिल हैं, जो जो क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं, उन पर नजर बनाई जाएगी सीबीएम के द्वारा। वो देखेगा पहले कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं, उन पे अध्ययन करेगा किस जगह से कितना कार्बन उसका उत्सर्जन होता है। और देखिए एक ही उत्पाद को बनाने में, जैसे मान लीजिए इसी पेन को बनाने में एक देश जापान है या एक देश चीन है, तो चीन ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा हो शायद और जापान कम कर रहा हो, क्योंकि दोनों ही मान लीजिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिकी की बात हमने कही किसी की उन्नत है तो उससे क्या होगा? दक्षता ज्यादा होगी मशीनों में, तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और दूसरी बात तो यही है कि जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोयले की जगह अगर दूसरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो क्लीन एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, तो फिर और अच्छी बात है। तो उस आधार पर ही तो टैक्स लगेगा। कोई किसी उत्पाद को बनाने में ज्यादा कार्बन का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे ज्यादा टैक्स देना होगा, कोई कम कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो उसे टैक्स कम देना होगा। तो ये मुख्य बातें हैं। 25 से 30% टैक्स रहेगा, ये बात जो मैंने आपसे बताई। अब एम्बेडेड उत्सर्जन के आधार पर ही यह टैक्स बनेगा। एम्बेडेड एमिशंस क्या है, इस बात को समझिए।
किसी उत्पाद को, इस उत्पाद को बाजार में आने के पहले, कोई उत्पाद कई चरणों में बनता है। जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल में स्क्रीन है, बैटरी है, उसके अंदर का मदरबोर्ड है, बटन्स हैं, चार्जर है। तो इस पूरे उत्पाद को बाजार में आने के पहले अलग अलग चरणों में, कई बार कुछ बनाने में, कई बार कुछ बनाने में, फिर कंप्लीटली इसको असेंबल करने के क्रम में कई बार कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा। तो टोटल कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ एक मोबाइल को बनने में, वो कहलाएगा एम्बेडेड उत्सर्जन। समझ गए आप? अब देखिए यहां पे कौन कौन सा प्रमुख वो उत्पाद हैं। लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम, बिजली, हाइड्रोजन, इन पर खास नजर रहेगी। इन पर ही इस तरह का टैक्स लगेगा। धीरे धीरे करके और भी उत्पाद बढ़ते जाएंगे। इसके पहले भी एक प्रणाली यूरोप में मौजूद थी, यूरोप के जो ईयू के मेंबर हैं उनके लिए। उसके साथ साथ कुछ और देश हैं, 3 देश और भी हैं, उनके लिए क्या है, इमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। ईयू की है, यूरोपियन यूनियन की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है। इसमें दरअसल होता यह है कि कैप एंड ट्रेड सिस्टम होता है। अब ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या होता है कि जो ये सदस्य देश हैं, इनके अंदर जो भी कंपनियां हैं, उनको एक बता दी गई बात कि हम आपको इतना क्रेडिट देते हैं। कितना क्रेडिट देते हैं? हम आपको इतना क्रेडिट देते हैं कि आपके हमने लिमिट दे दी कि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आप 50 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। इससे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं तो आपको अपनी सीमा बढ़ाने की वजह से वह सीमा खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो सबकी अपनी एक सीमा निर्धारित करती, और उस सीमा से ज्यादा जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वहन भी करना पड़ेगा। तो अपने आप में यह कंट्रोल करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, जो सीमा में रह के कार्बन उत्सर्जन करके उत्पाद बनाते हैं, तो उस तरह से यह प्रोत्साहित कर रही थी वहां के लोगों को। अब यहां पे बात आती है, अब चूंकि इनका लक्ष्य बड़ा हो गया दुनिया भर के लिए, इस वजह से इन पे आरोप भी लगते हैं कि वे जो है कंपटीशन कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आगे समझने वाली बात हुई, क्या सिर्फ कंपटीशन कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जैसे भारत जैसे देश हैं या अन्य देश हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं और वहां लेके जाते हैं तो कम दाम में वो बना के बेच देते हैं, मतलब उनकी कॉस्ट कम होती है और वहां पे उनको प्रॉफिट होता है, तो कंपटीशन में वे आगे रह जाते हैं। लेकिन साथ साथ में कार्बन का उत्सर्जन भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है वहां पे। जो जितने भी, ना सिर्फ भारत की बात करें, जितने भी ऐसे देश हैं जो विकासशील है, विकासशील देशों के साथ ये समस्या है कि वहां कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है, वहां पे कंट्रोल नहीं है ज्यादा। अब इसी वजह से कॉस्ट भी कम आती है। जब कॉस्ट कम आती है, मुनाफा ज्यादा होता है, तो आरोप भी लगते हैं। लेकिन हमें देखना होगा, हमें दूर के लक्ष्य को देखना होगा। यह बात सच है कि जलवायु का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, हमें उससे बचने की भी जरूरत है। तो हमें उस दिशा में तो बढ़ना ही है। कोई आप अपनी इच्छा से अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दबाव तो बनेगा ही बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अब मैंने आप जो यूरोपियन ग्रीन डील वाली बात कही थी, वो आपको पता होगा, वो अच्छे से याद रखिएगा। ये बात अलग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे टाइटल अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीन डील मैंने आपको बताया था, 2 बातें हैं, जो तटस्थ, जो महाद्वीप बनाना है जलवायु तटस्थ, और दूसरी बात कौन सी थी कि 2030 तक में उन्हें 55% उत्सर्जन कम करना है 90 की तुलना में। अब आगे देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक 2 तरह के प्रभाव पड़ेंगे, ना सिर्फ भारत पे बल्कि दुनिया भर के सारे देशों पे जो ईयू के बाहर के हैं। किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे? निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो बात मैंने आपसे कही थी कि जब 25 से 30% टैक्स लग जाएगा तो वह जो उत्पाद है महंगा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है उसकी मांग कम हो जाएगी। मांग उसकी कम होगी तो प्रभाव सीधी सी बात है पड़ेगा। कार्बन तीव्रता और उच्च शुल्क। अब देखिए, किसी उत्पाद को बनने में कार्बन अगर ज्यादा लगता है, कोई कार्बन ज्यादा लगा रहा है किसी उत्पाद को बनाने में और कोई कार्बन कम लगा रहा है, तो हर देश के लिए अलग अलग रहेगा। तो ऐसे में देखिए, कोई देश ज्यादा कार्बन लगा के कोई उत्पाद बनाता है और सेम उत्पाद कोई देश कम कार्बन उत्सर्जन करके बनाता है, तो ऐसे में टैक्स स्लैब भी अलग अलग रहेगा। तो यह जो प्रतिस्पर्धा होगी उसमें कौन जीतेगा? विकसित देश जीतेंगे, या तुलनात्मक रूप से जो ज्यादा विकसित होंगे विकासशील देशों में, उनको फायदा होगा। लेकिन सकारात्मक प्रभाव भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मक है। सकारात्मक के तौर पर हम देखें तो धीरे धीरे करके आने वाले समय में भारत जैसे देश क्या करेंगे? भारत की ही बात कर लें, भारत क्या करेगा? जो नए प्रौद्योगिकी है, नई प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ ही रहा है, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ ही रहा है। तो जब हम इस तरह से
अपने उत्पादों को बनाने के लिए इस तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फिर हम कंपटीशन कर सकेंगे, प्रतिस्पर्धा में आगे भी बढ़ सकेंगे और जलवायु की सुरक्षा करने में भी हमारा एक योगदान रहेगा। तो दूर की बात अगर देखें आगे समय में, शुरुआत में तो शायद दिक्कतें हों, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं तो प्रभाव जो है सकारात्मक है। कौन कौन से उत्पाद हैं मुख्य रूप से याद रखिएगा, पहले ही बताया था, लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम, बिजली, हाइड्रोजन, ये उत्पाद हैं जो सीबीएम में रहेंगे। अब थोड़ी सी स्थिति देख लीजिए, कौन कौन से उत्पाद हैं जिनका भारत की तरफ से ईयू में ज्यादा निर्यात होता है। जैसे कि आप देखें, ये इंडिया है, तो यहाँ पे ये जो कलर है ये क्या बताता है, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का ठीक ठाक हो रहा है निर्यात, ईयू की तरफ से आयात हो रहा है इसका मतलब। उसके अलावा देखें और क्या है, ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है आपका आयरन एंड स्टील है। तो मुख्य रूप से आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम ईयू में ज्यादा आयात होता है भारत की तरफ से। उसके अलावा आप देखें जो अमाउंट है, टोटल एक्सपोर्ट की बात करें, सीबीएम जो गुड्स हैं, जो अभी गुड्स की हमने बात की थी, वे सारे गुड्स में से भारत देखिए किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। जो उसकी कुल कीमत है, उस कीमत में जो ईयू के द्वारा आयात की जाती है उसमें 5वें नंबर पे भारत। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि यहां से भारत को प्राप्त होती है। किन उत्पादों पर कैसा प्रभाव रहेगा, जो उत्पाद थे सीबीएम वाले, उसमें देखिए हमने क्या बात की थी, आयरन था, एल्यूमिनियम था, वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आयरन भी मिलता है, स्टील मिलता है और एल्यूमिनियम भी मिलता है। इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत की तरफ से ये यहाँ वहां पे ज्यादा जाते हैं। कम प्रभाव पड़ेगा सीमेंट पे, फर्टिलाइजर पे, हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। अब यहाँ पे देखिए भारत का कितना एक्सपोर्ट है, $8.22 बिलियन है। कहां पे है, यू की तरफ है। अब भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम क्या हो सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। भारत क्या क्या कदम उठा सकता है। भारत जैसे कि लौह इस्पात नीति, अब इसमें डीकार्बोनाइजेशन का सिद्धांत लगा के जोड़ दे। इसी प्रकार की जो अन्य योजनाएं हैं उस पर डीकार्बोनाइजेशन का सिद्धांत लगा के जोड़ दे। अब डीकार्बोनाइजेशन का सिद्धांत मतलब क्या है कि प्रौद्योगिकी को उस तरह से डेवलप करे या उस तरह से नीतियों को डेवलप करे जिसमें कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब ही जैसे परिवहन के क्षेत्र में या उत्पादन के क्षेत्र में जहां पे कार्बन का उत्सर्जन, जैसे गाड़ी चलती, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर और कम करें, हम सीएनजी की तरफ आ जाएं, फिर इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएं। इस तरह से हम डीकार्बोनाइजेशन कर रहे हैं, हम कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद कर कटौती के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता, जो कर लगाया जा रहा है, जो टैक्स है वहां का जितना टैक्स लग रहा है उसमें हम थोड़ा समझौता कर सके, क्योंकि अभी प्रतिस्पर्धा भी हमें करनी होगी अन्य देशों से, तो समझौता करना जरूरी है। साथ में हमें एक चीज और लेके चलनी होगी, प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करना होगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ना होगा, कार्बन उत्सर्जन हमारा कम हो सके, हम सही प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल करें। साथ में कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का भी उपयोग करना होगा। यह कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम भारत में जितना ज्यादा फैलेगा उतना बेहतर होगा। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम पर प्रश्न भी आया था अभी हाल ही में, और आपको मैंने इस पर बताया भी था, इस पर काफी चीजें बता चुका हूं पहले भी। आपने पहले वीडियो में अगर मुझे देखा होगा तो जरूर इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि किस प्रकार से, मान लीजिए कोई कार्बन का दो लोगों को लिमिट दी गई, एक ने लिमिट से कम कार्बन उत्सर्जन किया, एक ने ज्यादा कर दिया। इसको अपनी लिमिट में आने के लिए जिसने कम उत्सर्जन किया था उसके पास क्रेडिट आ गई है, तो वो इसको बेच सकता है वो क्रेडिट। या कुछ लोग प्राइवेट तरीके से, निजी तरीके से ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वनीकरण ही कर रहे हैं या अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ऐसा क्या कर रहे हैं, कार्बन का क्रेडिट बना रहे हैं, तो उसको बेच सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम अभी तेजी से फैल रहा है और इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि कार्बन का उत्सर्जन ना करें, नहीं तो फिर आपको क्रेडिट खरीदनी पड़ेगी। जो क्रेडिट खरीदेगा वो फायदे में रहेगा, जो क्रेडिट बनाएगा अपनी वो फायदे में रहेगा। ये बात भी साफ साफ दिखेगी। हरित उत्पादन को प्रोत्साहन, हरित उत्पादन को प्रोत्साहन की ऐसी ऊर्जा का उपयोग जहां पे हुआ हो, यानी कि सौर एनर्जी और पवन ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा के इस्तेमाल से जो उत्पाद बनते हैं उसको सरकार ही प्रोत्साहन दे। भारत सरकार ही अपने देश के अंदर अगर प्रोत्साहन देगी तो निर्यात की स्थिति तक जाते जाते अपने आप में स्थिति बेहतर होगी। साथ में चूंकि आपको पता है G20 में भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है, चूंकि G20 में भारत अध्यक्ष है तो उस बात का उसे फायदा उठाना चाहिए। अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए वो क्या करे कि सारे देशों के बीच में, जो सदस्य देश हैं उनके बीच में सहमति बनाए कि उन्हें थोड़ी सी सहूलियत मिल सके।
बहुत ज्यादा टैक्स ना लगे, जैसे टैक्स के मामले में सहूलियत मिल जाए, या तो कुछ उत्पादों के मामले में सहूलियत मिल जाए, थोड़ा समय सीमा और बढ़ा दी जाए 2026 के आगे हम पहुंच सके। इन सारी बातों का अगर वो फायदा उठाएगा भारत अपने इस क्षेत्र में रह के, यानी कि अध्यक्ष बने हुए रह के, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। अब आगे देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए कथन क्या है, सीबीएम के तहत यूरोपियन यूनियन में चुनिंदा वस्तुओं के आयात पर टैक्स लगेगा। सीबीएम के तहत टैक्स की शुरुआत वर्ष 2026 से होगी। सीबीएम पर्यावरणीय रूप से स्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा। और उसके बाद सीबीएम का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इनमें से एक कोई कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।